रुस्तम अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। कमांडोज, इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों स्टेटमेंट तो सुन लिया होगा। ये आज का भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ये स्टेटमेंट कैसे डिफाइन हो रही है? क्योंकि कल परसों खबर आई कि अमेरिका के अंदर एक अवतार खांडा नाम का बंदा है, वो जो है वो इस टाइम पर मर चुका है। अब आरोप ये है, कुछ कह रहे हैं ब्लड कैंसर, कुछ और ऐसे में एक बात निकल के आ रही है कि उसको जहर देकर मारा गया है। और ये वही था जिसने मतलब भारत का झंडा जो है वो हमारे ब्रिटेन के अंदर जो हाई कमीशन है उसके पास से उतारने की कोशिश करी थी, उसे अपमानित करने की कोशिश की थी। देखो यार, इस लेवल की, और एक जो वेल नॉन पर्सन हो, इस लेवल की कभी भी जो मौत होती है, अगर ब्लड कैंसर था तो वो सबको पहले ही रिपोर्ट पता होनी चाहिए थी, पता हुई होगी। और इसी तरीके से अगर जहर दे के मारा गया है तो वो कॉन्स्पिरेसी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद किसने मारा, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए, पहले जब ये अमृतपाल सिंह वाला मामला था तो मैंने अमृतपाल पे हालांकि बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, एक ही बनाई थी। और मुझे याद है वो जो वीडियो बनाई, उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था, हालांकि उसमें थंबनेल पे देख लीजिएगा, लिंक नीचे बता देंगे। उसमें मैंने कहा था कि अमृतपाल सिंह एक बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आदमी जो ट्रक ड्राइवर है वो दुबई वगैरह के अंदर रहता है, वहां से एकदम से वो प्रकट होता है और सीरीज ऑफ इवेंट्स लगातार चलते चले जाते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या, कि जैसे हमारे यहाँ किसान आंदोलन होता है, किसान आंदोलन के अंदर मोदी जी को धमकी दी जाती है, देश के प्रधानमंत्री को धमकी दी जाती है कि जिस तरीके से हमने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, उसके अलावा उसके अंदर हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, बच के रहना। यानी एंट्री ऑफ खालिस्तानीज हो चुका था। अब जब खालिस्तानियों की एंट्री इस मामले में हो चुकी है और यहाँ सारा मामला इस तरीके से, तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा? खालिस्तानियों की एंट्री हो गई तो वहां उसके बाद लाल किले पे आना, और उसके बाद वारिस पंजाब दे के अंदर वो जो एक लड़का था जो उसका ऑनर था, मैं उसका नाम अभी स्किप कर रहा है वो। और उसके बाद एकदम से एक 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 करके सीरीज ऑफ इवेंट्स होता चला जाता है। और उस वारिस पंजाब दे जिसके अंदर नाम उसका स्किप कर रहा है, वो बीजेपी का भी मेंबर रहा, सनी देओल का भी कैंपेनर रहा, और एकदम से उसने पूरे तरीके से मामले को हाइप पे ला दिया। ये सारे के सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं और वहाँ वो रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। सोच कर देखिए, वारिस पंजाब दे का एक बंदा जिसके पास एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बैंक है या बेस है, वो वारिस पंजाब दे चला रहा है और एकदम से वो रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है तो बहुत ही ड्रामेटिकली एक बंदा दुबई से उठ के आता है, जो सपोर्टर कहो या कुछ भी कहो, वहाँ होता है और एकदम से उठ के आता है और उसे इतना हाइप मिलता है कि कुछ कहने की हद नहीं। उसके बाद वो इतना हाइप मिलने के बाद गवर्नमेंट उसके पीछे लगती है। गवर्नमेंट पीछे लगती है तो कई दिन तक, मेरे ख्याल से 30-35 दिन तक, वो, मैं फैक्चुअली बहुत ज़्यादा सही नहीं हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ और इस टाइम पर टीम में डेवलप नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा और उसे मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो 35-35 दिन तक जो है वो क्या नाम है पकड़ा नहीं जाता, शायद 37 दिन तक। और उसके बाद दौड़ता फिरता है और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के आसपास ही वो घूमता फिरता हुआ नजर दिखता है। एकदम से पकड़ा जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। यही सीरीज लगातार चल रही थी और वारिस पंजाब दे एंड ऑल, तो एकदम से खालिस्तान भी एक्टिव हो जाता है, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका जाता है और उसके बाद एकदम से आपको दिखाई देता है कि लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहां जहां भी सिख कम्युनिटी मौजूद है, वो रेफरेंडम से लेकर न जाने कौन कौन सी बातें कर रही होती है। और एकदम से पता लगा, एक के बाद इनके इनके विकेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे हरविंदर रंडा जो है पंजाब के अंदर मारा जाता है 23 जून 2021। और अवतार खांडा मारा गया और उससे पहले परमजीत सिंह पंजवार अभी मई में ही मारा गया है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं कुछ एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, या शायद हो सकता है
गवर्नमेंट की एक पॉलिसी शिफ्ट यहां पर नजर आ रही है। देखिए अब है क्या, वो एक स्टेटमेंट में साफ नजर आया। तो सबसे पहले खालिस्तान का जो मामला है वो कैसे, वो हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि खालिस्तान असल में ये शुरुआत की गई, खालिस्तान एक फेज्ड मैनर में था। खालिस्तान का जो डेवलपमेंट है वो एक फेज्ड मैनर में है। सबसे पहले अकाली दल जो है इसका डेवलपमेंट होता है, इसका ओरिजिन होता है, और ये तो शुरू से ही रहा है। धर्म के नाम पर टिपिकली राजनीति करती है, और अकाली दल क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा था तो वहां पर कांग्रेस अपना बेस लूज कर रही थी। तो यहां एंट्री हो जाती है कांग्रेस की, और कांग्रेस यहां पर भिंडरवाला को ऑन द नेम ऑफ रिलीजन सपोर्ट करना शुरू करती है, और भिंडरवाला लगातार अपना मास बेस ऑन द नेम ऑफ रिलीजन बढ़ाता चला जाता है। भिंडरवाला की जो सबसे बेसिक खास बात थी वो यही थी कि वो अकाली दल से ज्यादा रेडिकल यानी ज्यादा कट्टर था, ज्यादा आक्रामक पंजाब और सिखिज्म की बात करता था, खासकर सिखिज्म की बात करता था। अब भिंडरवाला को खड़ा किया कांग्रेस ने, और जब भिंडरवाला को कांग्रेस ने खड़ा किया तो असल में देखो रेडिकलिज्म की खास बात यह होती है, रेडिकलिज्म एक नशा है। नशा कभी भी खत्म नहीं होता, उसको हमेशा बढ़ने की आदत होती है। आप एक बार थोड़ी सी शराब पिएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और लगातार वो शराब की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। वही हाल दूसरे किसी नशे का है कि शुरू में भले ही थोड़ी सी क्वांटिटी से वो नशा हो, लेकिन एक लेवल के बाद उतनी क्वांटिटी का नशा आपको असर करना बंद कर देता है, और उसके बाद उससे आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लगातार बढ़ाते रहनी पड़ती है। कांग्रेस ने भिंडरवाला को खड़ा किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि भिंडरवाला ने अकाली दल वालों को साइडलाइन कर दिया, लेकिन भिंडरवाला कहीं ज्यादा रेडिकल निकला, और इसने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट पंजाब के बारे में थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर दिया। इंडिपेंडेंट पंजाब जिसके अंदर अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन भी आया और सब चीजें। असलियत में जब ये सारा मामला था तो यहां इंडिया से खार खाए एक देश बैठा था जो 10 साल पहले ही जिसके दो टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान। यहां पर एंट्री होती है पाकिस्तान की, इसमें कोई दो राय नहीं, यहां एंट्री होती है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम तक इंडिया के लिए 1000 कट थ्योरी बना चुका था कि भाई इंडिया को फेस टू फेस तो मैं हरा नहीं सकता, इंडिया को आमने सामने की लड़ाई में हराना बड़ा मुश्किल काम है, इंडिया को नहीं हराया जा सकता। क्योंकि इंडिया को फेस टू फेस की लड़ाई में नहीं हराया जा सकता, आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकते, इसीलिए 1000 कट थ्योरी यानी कि इंडिया को 1000 कट दो। उन 1000 कट्स में से एक कट भिंडरवाला नजर आया। लेकिन क्या पाकिस्तान अकेला इस भिंडरवाला को हैंडल कर सकता था, या क्या पाकिस्तान अकेला इस खालिस्तान मूवमेंट को जो भिंडरवाला खड़ा कर चुका था उसे हैंडल कर सकता था? तो आंसर है नहीं। असल में पाकिस्तान को भी एक बैक सपोर्ट चाहिए थी। 1978 में जब अफगान वॉर शुरू हुआ और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदलने लगी, तो इसे समझिए, अफगान वॉर होता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदलने लगती हैं, और ईरान के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, और वेस्ट सपोर्टेड जो गवर्नमेंट ऑफ शाह है वो उसके हाथ से निकलकर खामेनेई सरकार यहां पर एस्टेब्लिश हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप अफगानिस्तान को देखते हैं तो अफगानिस्तान में भी ऐसा ही कुछ होता है, और अफगानिस्तान के अंदर रशियन इन्वेजन यहां शुरू हो जाता है। ये फैक्ट है। यानी कोल्ड वॉर एट द डोर स्टेप ऑफ इंडिया, या यूं कहें कोल्ड वॉर इन द नेबरहुड ऑफ इंडिया। भारत के पड़ोस में कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, और क्योंकि 1971 में इंडिया ने यूएसएसआर की मदद लेकर पाकिस्तान के दो हिस्से किए थे, और इंडिया और यूएसएसआर की फ्रेंडशिप जो है वो ओपनली थी, यानी डिक्लेयर्ड फॉर्म में मौजूद थी। ऐसी सिचुएशन में इंडिया टारगेट था, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि इंडिया ने ओपनली यूएसएसआर के अफगान इन्वेजन को क्रिटिसाइज किया था और साफ कहा था कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि इंडिया
ने अटैक किया, सॉरी इंडिया को टारगेट किया गया कि कहीं बाद में यूएसएसआर के सपोर्ट में ना चला जाए। ऐसे में पाकिस्तान को यहां पर कोल्ड वॉर एरा का एक सपोर्ट मिलना शुरू हुआ 1978 से, और अमेरिका, कनाडा और उसके बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कुछ हद तक न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज मेनली इकट्ठा हुई, क्योंकि इन सभी कंट्रीज में और खासकर कनाडा के अंदर जो सिख पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। अब इन सिखों के पास पैसा अच्छा खासा था, पावर अच्छी खासी, पैसा अच्छा खासा है, तो पाकिस्तान को जो फंडिंग की जरूरत थी वहां से डोनेशन की फॉर्म में एक तरफ फंडिंग आने लगी और दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल सपोर्ट यहां से प्रोवाइड किया जाने लगा। आइडियोलॉजिकल सपोर्ट यहां से प्रोवाइड किया जाने लगा और पाकिस्तान में एक बेस की तरह इस्तेमाल करके टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। जब शुरू में टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रहा था तो बाद में पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और पंजाब के अंदर ड्रग्स भी एक्सपोर्ट कर भेजने लगा और यहां से पंजाब जो है वो उड़ता पंजाब की फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो गया। ये पूरे एक प्रोसेस को समझिए, पूरे एक फिनोमिना को समझिए कि असलियत में जो आज हो रहा है वो खेल का हिस्सा है। यहां इंडियन गवर्नमेंट अभी तक डिफेंसिव थी और ये तब तक चला जब तक, सोचकर देखिए, ये खालिस्तान मूवमेंट कब तक चला? ये खालिस्तान मूवमेंट तब तक चला जब तक इंडिया में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट, जिसे हम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कहेंगे, वो मौजूद थी। राजीव गांधी के टाइम पर भी ये था, लेकिन 1990s के अंदर इसको खत्म कर दिया गया क्योंकि इंडिया में एक वीक गवर्नमेंट मौजूद थी और कोई नहीं चाहेगा कि इंडिया में स्ट्रांग गवर्नमेंट हो, लेकिन यह भी कोई नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है वो खत्म हो जाए। आप देखेंगे 1990s के बाद लगातार ये खालिस्तानी मूवमेंट कमजोर पड़ता गया और 2001 से, या यूं कहें 2000 से लेकर और 2015 तक के फेज के अंदर आपको ये खालिस्तानी मूवमेंट बिल्कुल खत्म मिलेगा। इस पूरे दौरान खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, भिंडर वाले का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 2014 आता है, मैंने इस चीज को नोटिस किया, 2014 आता है तो पहली बार, मैं शायद 2015 की बात कर रहा हूं, मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा गया हुआ था। भाई मैं गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर सब जगह घूमता हूं, कोई समस्या नहीं है। फ्री टाइम है, जाके देखो कि भाई माहौल क्या है। तो बाय चांस की बात है, और मेरा तो वैसे भी गुरुद्वारे के अंदर एक बहुत अच्छी आस्था है, और अगर दान पुण्य करना हो तो गुरुद्वारे के अंदर जो लंगर सिस्टम है उसमें अगर कुछ किया जाए तो कंट्रीब्यूट किया जाए तो वो कहीं ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली। भाई मंदिर, ऐसा नहीं है मंदिर में दान पुण्य नहीं होता, मंदिर में अपनी जगह है, लेकिन लंगर, जो गुरुद्वारे का सबसे बेस्ट फीचर लंगर, भाई एक तो स्वाद बहुत है, सच बता रहा हूं, लंगर सच में स्वाद बहुत है। और वो कहां से स्वाद आता है? वो गुरुओं की कृपा से ही स्वाद आता है। ठीक है, तो लंगर चखने का आनंद अलग, वो दाल और रोटी जो है उसका जो मतलब बाहर, वो दाल बिल्कुल मजेदार। और दूसरा, इतना विश्वास है कि वहां जो भी सामान भेजा जाएगा वो ईमानदारी से लोगों के खिलाने पिलाने में इस्तेमाल होगा। तो गुरुद्वारे में ये पूरा विश्वास, ठीक है। और गुरु परंपरा तो हमारी यहाँ है, तो मेरे को मेरे गुरुओं में और सिख गुरुओं में कोई फर्क नजर नहीं आता, तो इसलिए आस्था। लेकिन जब मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे गया, यानी टाइम टू टाइम मैं और मेरी फैमिली जाते रहते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं क्योंकि मुझे गुरु गोविंद सिंह अपने ही लगते हैं, जब वो कृष्ण भक्ति और कृष्ण अवतार और चंडी माता की पूजा करते हुए नजर आते हैं, या चंडी माता के अंदर विश्वास जताते हुए नजर आते हैं, और चंडी दी वार किताब भी लिखी जाती है। तो मैं गया तो वहां देखा कि कुछ लड़के खालिस्तान का वो मतलब भिंडर वाला की फोटो पहन के और सेवा कर रहे हैं। मैंने पूछना शुरू किया तो मेरे पास एकदम से 20 लड़का इकट्ठा हो गया। मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने पूछा, मेरा आर्ग्यूमेंट करने का एक आदत है, मैंने पूछी काफी 2015 के आसपास, तो मुझे वहां एक चीज क्लिक की कि कुछ पक रहा है।
वरना मैं पिछले 1998-99 से जा रहा हूं बंगला साहिब, बचपन से जा रहा हूं, बल्कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा वहां पर एकदम से या यूथ लड़का 16 17 18 साल का, 20 साल का, वो टी शर्ट पहन के घूम रहा है, वो देश सेवादार आ गए बीच में डॉल। लेकिन जो नेगेटिविटी देखी उसमें कुछ मुझे खटका हुआ। अब खटका हुआ इसका मतलब, अब भाई क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा हमने पढ़ रखा है, यूपीएससी की तैयारी कर रखी है थोड़ी सी, और मतलब उसके बाद आईआर सब्जेक्ट मेरा फेवरेट भी रहा, तो कहीं ना कहीं चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उस चीज को इग्नोर कर गया उस टाइम पर। लेकिन जैसे ही ये किसान आंदोलन हुआ और इसमें मुझे खालिस्तान का नारा दिखाई दिया, तो खालिस्तान का नारा दिखते ही मेरे को चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई, मतलब बिल्कुल क्लियर होनी शुरू हो गई। क्योंकि फिर मैं पीछे खालिस्तान के रूट्स में पहुंचा और सब चीजें, तो पता लगा हमारे यहां मोदी गवर्नमेंट आई और ये क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। तो इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के पास क्लियर मेजॉरिटी थी, लेकिन राजीव गांधी एज अ पर्सनैलिटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर अच्छे नहीं थे, ये कड़वी सच्चाई है। यंग थे, थोड़ा दिखने में अच्छे थे और मोटिवेटिंग लगता था, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। अब मोदी गवर्नमेंट यानी इंदिरा गांधी के बाद फुल मेजॉरिटी के साथ, मजबूती के साथ डिसीजन लेने वाला एक प्रधानमंत्री बैठा है। और फिर मैं उसके बाद वेस्ट के नेचर को तो बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूं कि दे वुड नेवर एक्सेप्ट अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन इंडिया। तो दिमाग अलग जगह पर गया, और जैसे ही गया तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं मुझे मोदी गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं मेरे को क्लिक किया कि एकदम से रिवाइवल ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट। अब यहीं से मैं चीजों को जोड़ने की कोशिश करता चला गया और मेरे को आज तक की पिक्चर जो है काफी हद तक समझ में आनी शुरू हुई कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत तेजी के साथ नॉर्थ ईस्ट के, अगर आप 2014 के मामले को देखोगे तो 2014 से 19 तक मोदी गवर्नमेंट ने 2 फ्रंट्स पे काम किया। नॉर्थ ईस्ट में जितनी इंसर्जेंसी थी, नॉर्थ ईस्ट में जितनी इंसर्जेंसी थी, जिसमें चाहे आसाम में ले लीजिए, चाहे नागालैंड में, चाहे मणिपुर में, चाहे मिजोरम में, ये इंसर्जेंसी को खत्म किया, उनसे डील की, उनसे डिस्कस किया, जो वो चाहते थे वो दिया, वो खत्म किया। मणिपुर में मैं जान के नहीं आ रहा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर नहीं है, अभी सिचुएशन बहुत ही पकने वाली फॉर्म में है। 1 या 2 दिन में वीडियो क्लियर हो जाएगा, मैं बनाऊंगा उसके ऊपर। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने फोकस किया और वहां 14 से 19 के बीच में उस पर फोकस करके उसको प्रेशराइज करके दबा दिया। मणिपुर मामला अब है जो एक मुद्दे के ऊपर उठा, वरना कहीं पर भी मणिपुर के अंदर से इंसर्जेंसी पूरे तरीके से खत्म कर दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे कि नक्सलिज्म को मोदी गवर्नमेंट ने काफी हद तक खत्म करके और लिमिट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ कुछ जिलों तक। लगभग 4 या 5 10 जिले बचे होंगे जिनके अंदर नक्सलिज्म डोमिनेटिंग सिचुएशन में है, बाकी सब जगह से डेवलपमेंट, ऑक्यूपाई एंड डेवलप, मतलब पुश ऑक्यूपाई डेवलप, पुश ऑक्यूपाई डेवलप, ऐसी कुछ एक पॉलिसी है वो चलाई। अब 2019 तक जब आपने इन 2 प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया तो अगला टारगेट मोदी सरकार का 19 के बाद एक तो कश्मीर दिखाई दिया कि साफ तौर पर 370 हटाकर कश्मीर खत्म, अयोध्या हटाकर कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस खत्म, कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनल वायलेंस जो है वो खत्म। तो तीसरी जो प्रॉब्लम है वो खालिस्तानी मूवमेंट बचा। ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है मुझे किसान मूवमेंट में साफ नजर आया, जब वो किसान मूवमेंट बहुत तेजी के साथ पंजाब से दिल्ली आया। हालांकि किसान मूवमेंट की कहानी वही है कि शुरू में कांग्रेस ने ही इसको खड़ा किया पंजाब में, लेकिन उसमें इसको एक अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में देख के खालिस्तानी घुस गए और वो खालिस्तानी उस मूवमेंट को दिल्ली ले आए। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट मुझे उससे ज्यादा चालाक निकली। उन्होंने उस खालिस्तानी मूवमेंट को तोड़ा मरोड़ा कैसे भी करके, दलजीत सिंह संधू ऐसी कुछ नाम था उसका, संधू लड़का था, दिलीप सिंह या दलजीत सिंह संधू ऐसी कुछ नाम था, जिसको मैं अभी नाम भूल गया था, वारिस पंजाब दे वाला, वो उसे घुमा के लाल किले ले आया। और लाल किले आते ही सारे सेंटिमेंट्स जो थे वो किसान मूवमेंट से हटे।
फिर उन सेंटिमेंट्स को दोबारा ग्रो करवाया गया जानबूझकर महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा, और टिकैत मुझे पूरे तरीके से बीजेपी का एजेंट लगता है। मुझे ऐसा पूरे तरीके से लगता है, क्योंकि टिकैत वो था जिसने सारे के सारे मामले को हाईजैक किए रखा, किसी को बोलने नहीं दिया, और यूपी इलेक्शन से पहले पूरे के पूरे मीडिया को अपनी तरफ लगाए रखा। और टिकैत जो था, उसके बाद मोदी जी माफी मांगकर निकल लिए, पता लगा मोदी जी माफी मांगकर निकल लिए और मतलब कानून वापस ले लिए, किसान आंदोलन खत्म, यूपी इलेक्शन शुरू। यानी हाईजैकिंग ऑफ मूवमेंट चल रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ? यह किसान मूवमेंट में एक चीज साफ नजर आई कि रिवाइवल ऑफ खालिस्तान हो रहा है, रिवाइवल ऑफ खालिस्तान मूवमेंट्स हो रहा है। और यही मुझे साफ नजर आया कि कहीं ना कहीं यहां पर अब एक अलग ही लेवल का गेम शुरू होने वाला है। यहां खालिस्तान के सिम्टम्स नजर आए, खालिस्तान नजर नहीं आया। यानी खालिस्तान के जो एजेंट्स थे वो किसानों के बीच में छिपके बैठे हुए थे और कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके कहीं ना कहीं उनको भड़काए रखते थे और मूवमेंट को लंबा खींचे हुए थे। चाहे अच्छा, अब किसी भी मूवमेंट को अगर आप देखोगे तो उसे चाहिए होता है फाइनेंस। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है कि यूरोपियन कंट्रीज जो भी हैं वहां से फाइनेंस एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर जितने भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके थ्रू फंडिंग शुरू हो जाती थी, और इस फंडिंग को अलग अलग डायमेंशंस में मूवमेंट के थ्रू इन्फ्यूज किया जाता था। मोदी गवर्नमेंट ने इस फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए FCRA एक्ट इंट्रोड्यूस किया, और ये जो FCRA एक्ट है, ये जो FCRA एक्ट है, इसमें दुनिया के किसी भी हिस्से से पैसा आएगा तो उसकी सरकार को खबर होनी चाहिए। बीबीसी इसीलिए फंसा क्योंकि वो हिसाब नहीं दे पाया FCRA के एक्ट के अकॉर्डिंग, और आज भी बीबीसी ने खुद माना कि हाँ 40 करोड़ का कुछ टैक्स वैक्स बकाया था और मामला जो था वो गड़बड़ था। इसी तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल भी हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक्टिविटीज बंद करके भाग गई, और मेरा ऐसा पूरा मानना है कि यही कारण है कि इतने तगड़े तरीके से फाइनेंस को कंट्रोल कर लिया गया बाहर से आने वाले जो हमारे सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि नेचुरल अगर मूवमेंट है ना दोस्तों, तो नेचुरल मूवमेंट को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइनेंस मूवमेंट जो होता है उसे पैसे की जरूरत होती है। प्रोपेगेंडा वाले मूवमेंट को पैसे की जरूरत होती है, और यही एक बड़ा कारण है कि वो जो पहलवानों वाला आंदोलन है वो बहुत ज्यादा बड़ा आंदोलन नहीं बन पाया, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के काउंटर आर्ग्यूमेंट पहलवानों की तरफ से ही आ रहे थे, और कहीं ना कहीं वो प्रोपेगेंडा पैसे के दम पे आगे प्रमोट नहीं कर पाए। नतीजा उसका क्या रहा? खैर, रिवाइवल ऑफ खालिस्तान दिखाई देता हुआ नजर आया। यहीं से आप समझिए कि यहीं से एक सीरीज ऑफ इवेंट्स भी लगातार चालू होता हुआ नजर आता है। तारीख 23 जून 2021, यानी खालिस्तान मूवमेंट रिवाइवल होता हुआ नजर आ रहा है, यानी खालिस्तान ही दिखाई देंगे कहीं ना कहीं। यहां मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी भारत सरकार की पॉलिसी बदलती हुई नजर आती है। पहली पॉलिसी तब बदली जब इन्होंने म्यांमार के अंदर उइवा ग्रुप्स वगैरह जो भी है नागालैंड का, उसको मुइवा ग्रुप वगैरह उसको खत्म किया म्यांमार के बॉर्डर के अंदर घुस के। हालांकि ना तो म्यांमार ने इस चीज को माना, ना इंडियन गवर्नमेंट ने माना, लेकिन कुछ तो हुआ था क्योंकि उस टाइम पर एक हल्की सी खबर आई थी। अब उसके बाद, अब इस चीज का कोई ऑफिशियल तो डाटा हमारे पास है नहीं, लेकिन दोनों तरफ से कुछ ना कुछ अखबारों में खबर आई थी, यानी कुछ तो अगर धुआं उठा है तो कुछ तो कहीं तो चिंगारी लगी होगी। लेकिन उसका नेक्स्ट लेवल हमें उरी में दिखाई देता है। उरी के अंदर घर में घुस के मारना और बदला लेना, और उसके बाद सीना ठोक के कहना कि हाँ मैंने किया, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। हर किसी के बस का ये नहीं होता। खैर, हर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। चोरी छिपे पहले वाली सरकारें भी करती थी, लेकिन मार के चुप बैठ जाती थी। पाकिस्तान में चुप, हम भी चुप। यहां मार के सीना ठोक के कहना कि हाँ मारा, ये सामने वाले को प्रेशर में डाल देता है। सामने वाले के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, और उस साइकोलॉजिकल गेम के अंदर पाकिस्तान फंस गया और दम गया। उसके बाद वो आप पठानकोट और वो पुलवामा और बालाकोट हो जाता है। बालाकोट के बाद कैप्टन अभिनंदन, यानी पूरी एक सीरीज थी। यहां तक पाकिस्तान की औकात देख ली गई और उसे दबा के रख दिया गया।
लेकिन असलियत में इंडिया की पॉलिसी कोवर्ट ऑपरेशंस के थ्रू अपने जो चैलेंजर्स थे या अपने जो स्टेबिलिटी को चैलेंज करने वाले थे उनके अगेंस्ट भी चेंज हुई। जैसे अब देखो, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं, ना ही अजीत दोवल जी या हमारी कोई सरकारी अफसर मेरे को लाके डॉक्यूमेंट देगा। मैं डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, जो जो इवेंट्स, जो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। अब वो इवेंट्स और इंसिडेंट्स क्या क्या हैं वो समझिए। जैसे जैसे 23 जून 2021, सॉरी 23 जून नहीं, 23 जून 2021 को जो हाफिज सईद था, एक खबर आई थी 23 जून 2021 को कि हाफिज सईद के घर के बाहर अटैक हुआ, 3-4 लोग मारे गए, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 20 लोग घायल हो गए। और मैं कहूंगा कि हमारी टीम उसको पीछे की तरफ लगा दे पूरी की पूरी फोटो कि भाई 20 लोग हाफिज सईद के उस अटैक में मारे गए और हाफिज सईद किसी तरीके से बच गया और चुपचाप जाके जेल में बैठ गया। पहली बार हाफिज सईद घबराया हुआ नजर आया। यानी अब तक जो लोग हिंदुस्तान में बम फोड़ रहे थे, अब उनके घर के बाहर बम फोड़ना। कैन यू इमेजिन, हाफिज सईद के घर के बाहर बम फोड़ना। हाफिज सईद के घर के बाहर बम फोड़ा गया और हाफिज सईद चुपचाप जाके जेल में बैठ गया घबरा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। हाफिज सईद के घर में जाकर बैठ जाना बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीरीज शुरू हो जाती है। यहां बीजेपी गवर्नमेंट का नेक्स्ट प्लान शुरू होता है। जहां तक मुझे लगता है, एक तरफ इस खालिस्तान का रिवाइवल, ये सारे का सारा एक ऐसा मूवमेंट है जो अंदर चोरी छिपे जड़ों में चल रहा है। सबसे पहले पता तो लगे कौन कौन है, कौन कौन। तो मेरा पूरा मानना है कि अमृतपाल सिंह को प्लांट किया गया। लोग कह रहे आईएसआई ने प्लांट किया। मैं आईएसआई की इतनी औकात नहीं मानता कि वो प्लांट करे। चलो उसने कर दिया, अभी प्लांट की मैं मानता नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी होता नहीं है। लेकिन फिर भी चलो आईएसआई ने कर दिया, चलो बीजेपी ने कर दिया, या हो सकता है केजरीवाल ही लेके आओ। मुझे इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को भी मैं व्हाइट कॉलर नहीं मान सकता इस मामले में, क्योंकि खालिस्तानियों ने केजरीवाल सरकार को उसमें बिठाया और शायद अब केजरीवाल सरकार के ऊपर दबाव डाला गया कि हम अब जो मर्जी करें, हम खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आंदोलन निकालें, लोगों को समझाएं, कुछ भी करें, तुम कुछ नहीं बोलोगे। और यही कारण था कि कभी मोदी जी का काफिला रुक रहा है, कभी खालिस्तान जिंदाबाद नारे लगाते हुए रैली निकाली जा रही है, कभी कुछ, और कभी अमृतपाल सिंह खुला घूम रहा है। तो हो सकता है आईएसआई का प्लांट किया हो, अगर ये वाला थ्योरी है। हो सकता है हमारी रॉ ने ही इसे प्लांट कर दिया हो, हमारी रॉ ने ही इसे प्लांट कर दिया और बड़े तेजी के साथ, क्योंकि वारिस पंजाब दे एक ऐसे बनाए हुए, ऐसे बंदे का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बीजेपी का सपोर्टर रहा या बीजेपी की पार्टी के अंदर रहा। तो मेरे पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है कि किसका प्लांट किया होता, लेकिन वो प्लांट किया हुआ था। खैर, अब जैसे ही प्लांट किया हुआ था, जितने खालिस्तानी बिल में घुसे हुए थे, अपने दिल में जहर लेकर अपने बिलों में घुसे हुए थे, खालिस्तान अमृतपाल सिंह को देखते ही सारे बाहर आने लगे। ना सिर्फ यहां पे बाहर आने लगे, लेकिन विदेशों में भी बाहर आने लगे। अब विदेशों में एक तो मनी ट्रेल समझ में आ गया, कौन सा कहां घूम रहा है। सच में एक तो मनी ट्रेल समझ में आ गया, दूसरा कौन कहां है उन सबकी फोटो आ गई। सारे के सारे जितने भी माइंडसेट वाले आज के दिन चूहों की तरह भागते फिर रहे हैं, वो सब दिखाई देने लग गए कि कौन कहां बैठा है। और सबसे मेन बात, इंडिया के अंदर दिखाई देने लग गए। सोचकर देखो, अमृतपाल सिंह के पकड़े जाने से पहले 1300 से ज्यादा बंदे पकड़े गए, क्योंकि सारा मनी ट्रेल जो था, पैसा कहां कहां घूम रहा है, सब दिखाई दे रहा था। सरकारी एजेंसीज आंखें गड़ाए बैठी थी कि चलने दो बेटा, हमें पता होना चाहिए क्या हो रहा है। यानी खेल भले ही खालिस्तानियों का लग रहा था, लेकिन शायद भारत सरकार भी मजबूती के साथ यहां पर खेल रही थी और उसका नतीजा दिखाई दिया। खैर, अब उसके बाद क्या हुआ? अब यहां सिचुएशंस जो क्रिएट हो रही हैं, वो चाइना के साथ पूरे तरीके से क्रिएट हो रखी हैं।
और जो वेस्ट, मैंने अभी बताया, ये जो वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज, ये सारी खालिस्तान, भिंडरवाला को भी सपोर्ट किया, खालिस्तानी मूवमेंट और आइडियोलॉजी और सब चीजें। ये सारी की सारी गवर्नमेंट्स आज के दिन चाइना से डरी हुई हैं। अमेरिका चाइना से लड़ने पे तुला हुआ है और इन्हें किसी भी तरीके से इंडिया की जरूरत है। अब आप समझिए क्या कारण है कि इंडिया की एनआईए की टीम ब्रिटेन गई और जो ब्रिटेन खालिस्तान के मतलब बहुत गले लग के काम कर रहा होता था, वो ब्रिटेन आज के दिन चुपचाप बैठा हुआ है और एक बंदा उसके वहां जहर दे के मार दिया जाता है। और अब वो पन्नू वन्नू टाइप के जो भी हैं, वो अब डरे डरे घूम रहे हैं, आजकल गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कनाडा गवर्नमेंट भले ही वोट बैंक के चलते कुछ ना कुछ अलग कर रही है, लेकिन अंदर खाते उसके ऊपर भी अमेरिका से लेकर दूसरी कंट्रीज का दबाव आ चुका है कि अब खालिस्तान को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया क्योंकि बार्गेन कर रहा है कि बेटा हमारे से अगर कॉपरेशन चाहिए, चाइना से हम अकेले भी लड़ लेंगे तुम्हारी ऐसी तैसी, लेकिन हम अगर साथ लड़ेंगे तो चाइना को पक्का धो देंगे, लेकिन मेरे साथ आने की कीमत यह है कि भैया ये खालिस्तान खत्म होना चाहिए, खालिस्तान खत्म होना चाहिए। यही कारण है कि इन कंट्रीज का अब हमारी कंट्री को कॉपरेशन भी मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले खबर आई कि अमेरिका से वो जो 26/11 वाले अटैक का वो जो था डेविड कोलमैन, हेडली वगैरह, वो सारे भी अब कब्जे में आना शुरू हो चुके हैं, यानी उन्हें भी इंडिया भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम, उस जियोपॉलिटिकल गेम के अंदर अलग अलग सेक्शंस और हर कोई अपना फायदा उठा रहा है। इंडिया ने खालिस्तान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करने के नाम पर फायदा उठाया, खत्म करने के लिए फायदा उठाया, और आज के दिन जो सिचुएशंस है वो इंडिया के फेवर में इसीलिए है कि खालिस्तानियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। जैसे हरविंदर रिंडा मारा गया, उसके बाद अवतार खांडा मारा गया, 45 की खुल के फोटो शेयर कर दी। नॉर्मली आप किसी भी कंट्री के अंदर ऐसे फोटो शेयर नहीं करते, वरना यूरोपियन यूनियन और जो क्या नाम है छाती पीटे जितने हम कहते हैं ना, वो सारे के सारे पीछे पड़ जाते हैं। इस बार किसी ने कुछ चूं की आवाज नहीं करी कि इंडिया कह रहे 45 बंदे ढूंढ के बताओ कहां हैं, और सारे छिपे छिपे फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को हिंदुस्तान की जरूरत है और हिंदुस्तान अपने देश के गद्दारों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा, पकड़ के खत्म कर रहा है। ये सेकंड फेज ऑफ खालिस्तान पॉलिसी है। बड़ी गेम का एक पार्ट खालिस्तान, और खालिस्तान का सेकंड फेज लोगों के घर में घुस के मारना। समझे? वो परमजीत सिंह पंजवार पाकिस्तान के अंदर घूमने गया, निपटा दिया। वो मेरे ख्याल से एक दो तीन और भी निपटाए हैं। जिसने प्लेन हाईजैक किया था शायद वो भी निपट चुका है। उसके बाद जिसने बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह पंजाब के अंदर रॉकेट लॉन्चर अटैक करवाए थे वो भी मर गया। अवतार खांडा मार दिया। और अब बाकियों की खैर नहीं, तो बाकी बिल में छिपे हुए हैं, और जिन जिन की फोटोएं वायरल हुई हैं वो और उनके जितने सपोर्टर्स हैं वो सब गायब। ये क्रश किया जाता है किसी भी मूवमेंट। ये बीजेपी सरकार की पॉलिसी है। बीजेपी नहीं कहूंगा, भारत सरकार की पॉलिसी है, जिसमें बीजेपी डोमिनेटिंग सिचुएशन में है। तो आप मुझे इस मामले में पूरा कंसेप्ट कैसा रहा वो बताइएगा। और मैं बीच में बोलना भूल गया पूरे फ्लो में कि रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम भी अपने 1 मिलियन के टारगेट को जल्दी ही अचीव करें। धन्यवाद।